हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम कार्बन और कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जो रीट के एग्जाम के लिए दिया हुआ है, कार्बन और कार्बन के यौगिक। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसमें कई क्लासें आएंगी। इसको देखते हैं। जो कार्बन होता है उसका तो आपको पता ही होगा, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे पृथ्वी पर और वायुमंडल में ये कितने अमाउंट में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर देखें तो 0.02%। जो हमारी पृथ्वी होती है उसका अर्थ का जो पार्ट होता है उसमें 0.02% पाया जाता है, और वायुमंडल में 0.03%। कार्बन अधिकतर हमें सभी पदार्थों में मिलता है। अधिकतर जो पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन मिलता है। ये अवस्थाएं, इसकी कुछ अवस्थाएं होती है, किन किन रूपों में मिलता है। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन आदि। तो ये ग्रेफाइट के रूप में भी मिलता है, हीरे के रूप में भी, और फुलरीन के रूप में भी। और भी होते हैं जिसमें कार्बन मिलता है। तो कार्बन ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन के रूप में मिलता है। अब हम कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है और परमाणु भार 12 है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 6 होगा उसका, और परमाणु भार 12। अब जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, और न्यूट्रॉन आपको पता ही है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 12 - 6, ये भी 6 आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या इसमें 6 होती है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। जैसे नाभिक है, ये इसकी फर्स्ट कक्षा है और ये सेकंड कक्षा। तो फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो इसमें चले जाएंगे। तो 4 बचे बाकी, तो 4 इसमें आ जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। फर्स्ट कक्षा में 2 और सेकंड कक्षा में 4। तो इसका 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो अब हमें क्या पता चल रहा है इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से कि कार्बन की बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। तो 8 करने के लिए इसको 4 की और जरूरत पड़ेगी। या तो ये 4 किसी को दे सकता है या 4 ले सकता है, पर ये 4 देने भी मुश्किल है क्योंकि ये आधे हैं पूरे। आधे से कम भी नहीं है और आधे से ज्यादा भी नहीं है। तो ये देने भी मुश्किल है, और किसी से लेगा तो वो लेना भी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो ये क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब किसी भी ऐसे परमाणु से जिसके पास बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो उससे सहसंयोजक बंध बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन हाइड्रोजन के पास, चारों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन लिए हमने, तो अभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने 2 पूरे कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी, ये भी,
और ये भी। अब हाइड्रोजन के 2-2 पूरे हो गए। अब कार्बन को अपने 8 पूरे करने हैं, तो ये भी इनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब इन्होंने सबने साझेदारी करी है 1-1 इलेक्ट्रॉन की। एक दिया है और एक लिया है, इसने भी एक दिया एक लिया है, इसने भी एक दिया एक लिया, और इसने भी एक दिया है और एक लिया है। तो इसका मतलब इनके बीच में यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर इसकी पिक्चर बनाए तो ऐसे बनेगी, क्योंकि इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, तो यहाँ इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। और अगर यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेता और 2 दे देता, जैसे CO2 होता है, उसका अगर हम ऐसे पिक्चर बनाएंगे तो ये कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अपने, और ऑक्सीजन के पास बाहर वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इस ऑक्सीजन को भी अपने 8 पूरे करने हैं, इन दोनों को, और कार्बन को भी अपने 8 पूरे करने हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले ये ऑक्सीजन कार्बन से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ऐसे, फिर ये कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 तो इसके पास खुद के थे, 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसने कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 लिए इस वाले ऑक्सीजन से, और इधर भी ऐसा ही हुआ, 2 इसको दिए 2 लिए, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो इनको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ये जहाँ पे सिंगल आ रहा है वो एकल सहसंयोजक बंध, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है वहां द्विसहसंयोजक बंध। और तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये 2 है तो डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, पर 4 नहीं दे सकता, ये 4 की नहीं करेगा। तो जो कार्बन होता है वो एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध, 3 तरह के बंध बना सकता है। तीनों तरह के, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी कर सकता है, 2 की भी और 3 की भी, 4 की नहीं कर सकता। तो ये कार्बन के बारे में, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, इलेक्ट्रॉन 6, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भार में से क्रमांक घटा देते हैं, तो 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। इस तरह से इसकी पिक्चर बना देंगे, 4 आएगा, तो बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है इसके पास, 8 करने हैं इसको, तो 4 की और जरूरत है। उन्हें 8 करने के लिए ये बंध बनाता है दूसरे परमाणुओं से। तो जैसे हाइड्रोजन से बनाया, यहाँ ये एकल सहसंयोजक बंध बनाया, यहाँ पे द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक बंध भी बनाता है। नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, जैसे कार्बन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 8 करने रहते हैं, और इसको अपने 8 करने हैं। तो पहले नाइट्रोजन इससे पूरे कर लेगा अपने 8, और 3 ये फिर इससे ले लेगा, 3 फिर एक किसी और से ले लेगा। तो इस तरह से ये 3 बंध भी बना सकता है, पर ये 4 बंध नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन देने मुश्किल होते हैं। तो ये 3 तरह के बंध बना सकता है। अब क्योंकि इसकी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। इसकी संयोजकता भी 4 होगी, क्योंकि इसकी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों संयोग करेंगे, मतलब दूसरे से जुड़ेंगे। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या जितने लेता है, उसको ही सहसंयोजकता बोलते हैं।
संयोजकता। तो इसकी कार्बन की संयोजकता 4 होगी। अब इसके हम ये अपरूप देख लेते हैं, अपरूप के बारे में। अपरूप क्या होता है? जो कार्बन के ही पदार्थ होते हैं बट उनके भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे बट और रासायनिक गुण सेम होंगे। वो होते कार्बन के ही पदार्थ है, कार्बन से ही बने हुए होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? भौतिक गुण अलग अलग, रासायनिक गुण समान। ये कार्बन एक अधातु है, अधातु। तो अपरूप क्या होते हैं? कार्बन के ही बने हुए पदार्थ होते हैं बट उनके भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण समान होते हैं। कार्बन से बने पदार्थ कार्बन के ही बने हुए होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? हीरा, हीरा भी कार्बन का बना हुआ था। ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का बना हुआ होता है। ग्रेफीन, ये भी कार्बन का बना हुआ होता है। फुलरीन, ये भी कार्बन का बना हुआ होता है। तो ये सब कार्बन के बने हुए होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फुलरीन बने हुए ये कार्बन के ही होते हैं बट इनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अलग अलग। हीरा, ग्रेफाइट, इनके बारे में देखते हैं। जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसका मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। विद्युत का कुचालक होगा बट ऊष्मा का सुचालक। विद्युत तो प्रवाहित नहीं होगी बट ताप उसमें प्रवाहित हो जाएगा, एक कोने से दूसरे कोने पे जा सकता है तो ताप प्रवाहित हो जाएगा। जो हीरा होता है इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, त्रिविमीय। इसकी संरचना ऐसी होती है, त्रिविमीय। ये बहुत हार्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम पदार्थ है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। ये हीरा सबसे ज्यादा कठोर है और ये द्रव अवस्था में भी नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये मेल्ट नहीं हो सकता। जैसे और धातु मेल्ट हो जाती हैं, सोना चांदी वगैरह, उनको मेल्ट कर सकते हैं और दोबारा दूसरा बना सकते हैं उनसे, पर इसको मेल्ट नहीं कर सकते। अगर ये एक बार तोड़ दिया तो वो बस उतना ही रहेगा, उसमें और जोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जा सकता। अम्ल और क्षार का इस पे कोई प्रभाव नहीं होता। अगर अम्लीय क्षार से इसकी क्रिया कराएं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके कण घनाकार होते हैं। ये मैंने पिक्चर बना के दिखाई, कुछ इस तरह की इसकी पिक्चर होती है और इसके जो कण होते हैं वो घनाकार होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई हीरा और उस पर लाइट पड़ रही है तो वो अंदर ही अंदर परावर्तित होती रहेगी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा चमकता है। हीरा आपने देखा होगा, किसी के पास होगा, किसी ने टीवी में देखा हो या कहीं मोबाइल में देखा हो, कहीं भी देखा होगा, वो बहुत ज्यादा चमकता है। इसलिए हीरे को बहुत महंगा भी होता है। ये एक तो ये दोबारा मेल्ट करके नहीं बनाया जा सकता और दूसरा इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है, महंगा मिलता है ये बहुत ज्यादा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है वो। पारदर्शी पदार्थ, हीरा आपने देखा व्हाइट कलर का पारदर्शी होता है, व्हाइट नहीं ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये पारदर्शी होता है और इसमें कोई रंग नहीं होता। इसमें संकरण sp3 संकरण होता है। ये संकरण निकालना सीखते हैं, उससे निकलता है ये। तो इसमें sp3 टाइप का संकरण होता है। कुछ काले हीरे भी होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, उनको बाइट बोलते हैं। काला हीरा बाइट कहलाता है। तो ये हीरे के बारे में हो गया। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है। उसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है, कार्बन कार्बन इस तरह जुड़े रहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम दूरी है ये।
कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 1.54 एंगस्ट्रम। ये दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, द्रव अवस्था में नहीं मिलता। अम्ल क्षार का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसके कण घनाकार होते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। ये पारदर्शी रंगहीन पदार्थ है। इसमें संकरण sp3 टाइप का होता है। काला हीरा होता है, उसको बर्ट बोलते हैं। अब हम इधर देख लेते हैं ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, इसकी जो संरचना होती है, संरचना वो कुछ इस तरह की होती है, षटकोणीय। तो इसमें कुछ खुले ऐसे कार्बन के पदार्थ भी पाए जाते हैं जिनमें कोई बंध नहीं बना हुआ होता। षटकोणीय होते हैं, इसलिए ज्यादा ठोस नहीं होता। जितना ये होता है हीरा, उतना ज्यादा ठोस नहीं होता ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें खुले कार्बन भी पाए जाते हैं। कुछ तो बंध बना लेते हैं, कुछ खुले भी पाए जाते हैं, और ये स्तरीय रूप में होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसकी संरचना को त्रिविमीय संरचना बोलते हैं। त्रिविमीय संरचना। और इसकी संरचना को बोलते हैं परतीय, परतीय संरचना। इसकी परत होती है एक के ऊपर एक, इस तरह से यूं, तो इसको परतीय संरचना बोलते हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है। ये इसको काला शीशा भी बोलते हैं। काला शीशा क्यों बोलते हैं इसको? एक मिनट। ये मेरे पास पेंसिल है। इसकी जो ये चोंच होती है आगे वाली, जिससे हम लिखते हैं, ये ग्रेफाइट होता है। जब हम इसको कागज पे चलाते हैं, इसको कागज पे ये काला निशान छोड़ देता है। तो ये काला निशान छोड़ता है, इसलिए इसको काला शीशा बोलते हैं। अब ये ग्रेफाइट तो आपने देख लिया। इसमें ये पेंसिल की जो चोंच होती है, ये ग्रेफाइट होता है। तो ये भी एक कार्बन का परमाणु, तो ये भी एक कार्बन का अपरूप है। ये अधातु है और इसको काला शीशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कागज पे काला निशान छोड़ देता है। विद्युत ऊष्मा का सुचालक है। इसका मतलब इसमें से विद्युत और ऊष्मा दोनों ही प्रवाहित हो सकती हैं। कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 3.40 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम। कागज पर काला निशान छोड़ देता है, इसलिए इसको काला शीशा बोलते हैं। इसका उपयोग देखते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पेंसिल बनाने में, पेंसिल में देख लिया आपने, लिखने के लिए यूज करते हैं उसको, पेंसिल को। परमाणु भट्टी में, इसका यूज परमाणु भट्टी में भी होता है। इसका यूज इलेक्ट्रोड के रूप में भी कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रोड का वो पिक्चर बना के दिखाई थी ना मैंने एक दिन। जल का जब नमक वाला विलयन लेते हैं पानी में और नमक मिला के, उसमें 2 पेंसिल लगाते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो इस तरह से हम उसको, पेंसिल को इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कार्बन आर्क बनाने में, लोहे पर पॉलिश करने में, और शुष्क स्नेहक के रूप में, सबके रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। पेंसिल में, परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में, लोहे पर पॉलिश करने में, शुष्क स्नेहक के रूप में। और इसमें संकरण sp2 टाइप का होता है। इसमें sp3 था हीरे में, इसमें sp2। ये ज्यादा कठोर होता है हीरा, ग्रेफाइट उससे कम कठोर होता है। इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। इसकी परतीय संरचना होती है षटकोणीय। कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रम और कार्बन कार्बन के मध्य 3.40 एंगस्ट्रम दूरी। तो ये 2 हो गए। तो इसमें हम एक और देख लेते हैं, फुलरिन। फुलरिन, इसकी फुटबॉल जैसी संरचना होती है। फुटबॉल आपने देखी होगी, कैसी होती है? ऐसे गोल होती है। इस तरह की संरचना होती है फुटबॉल की। ये सब आपने देखी होगी।
ये फुटबॉल की इस तरह से कुछ संरचना होती है, तो इस फुलरिन की संरचना भी इस तरह की होती है फुटबॉल जैसी। इसको बकीबॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है इसलिए इसको बकीबॉल भी बोलते हैं। स्थायी फुलरिन मतलब जो स्थायी फुलरिन होता है उसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, 60, तो उसको स्थायी फुलरिन बोलते हैं। इसको बकनिस्टर भी बोलते हैं। जो C16 स्थायी फुलरिन होता है उसको बकमिंस्टर भी बोलते हैं। जो C16 फुलरिन होता है उसमें 32 फलक होते हैं, 32 में से 20 तो षटकोणीय होंगे और 12 पंचकोणीय। 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय। इसका मतलब इसमें दोनों तरह की संरचनाएं होती है, षटकोणीय भी और पंचकोणीय भी। और कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी 140 एंगस्ट्रॉम होती है। जो कार्बन का एक परमाणु होता है और कार्बन का दूसरे परमाणु, उन दोनों के बीच की दूरी 140 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। एक तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसको यूज करते हैं, आणविक बेयरिंग बनाने में, और उच्च ताप पर ये अति चालक होता है। मतलब जितना अधिक ताप होगा उतना ही अधिक ये चालकता प्रदर्शित करेगा, तो उच्च ताप पे ये अत्यधिक चालक होता है। आज की क्लास में इतना ही है। ये आप 2-3 बार देखना, क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस जितना क्लास को देखोगे उतना ही अच्छा है। एक बार देखो, उसको 2-3 बार देखो तो वो अपने दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसको याद करने में आसानी होती है 2-3 बार देखने से। एक बार आज देख ली, फिर कल देख लो दोबारा, तो वो अच्छे से फिर दिमाग में बैठ जाती है। एक बार पढ़ने के बाद उसको 3-4 महीने के लिए छोड़ दो तो वो भूल जाते हैं, उसका बार बार रिवीजन होते रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो क्लासें डालती हूँ मैं, उसको 2-3 बार देख लिया करो बीच बीच में। तो एक बार चाहे फिर से देख लो इसको। फुलरिन फुटबॉल जैसी संरचना, इसको बकीबॉल भी कहते हैं। स्थायी फुलरिन C60 होता है, इसको बकमिंस्टर भी बोलते हैं। C60 की संरचना में 32 फलक होते हैं, 20 षटकोणीय, 12 पंचकोणीय। कार्बन कार्बन के मध्य 140 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग बनाने में, उच्च ताप पे ये बहुत अत्यधिक चालक होता है। तो जितना अधिक ताप होगा उतना अधिक ये चालकता प्रदर्शित करेगा। आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।